Hi everyone, I hope all of you are doing well. Today I want to talk about SBI PO 2024 मेंस strategy और टाइम टेबल. हम लोग strategy वर्ड यूज़ करते हैं बट आई लाइक टू कीप इट सिंपल एंड कॉल इट टाइम टेबल. तो आज हम लोग अगले 10 महीने का पूरा टाइम टेबल बनाएंगे और आपको मैं बताऊंगा, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स यू कैन transform yourself from an aspirant to an achiever. You can do things and prepare in a systematic manner जिससे कि आप अपनी probability selection की बढ़ा सको. बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे अभी कि सर 10 महीने हैं, 2-3 महीने बाद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम तो शायद यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स. लेकिन अगर टाइम पास कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे डे वेस्ट कर देते हो, हॉटस्टार पे कर देते हो, कॉलेज जाके टाइम वेस्ट कर देते हो, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, देन यू कैन टेक आउट दिस टाइम फॉर समथिंग मोर lucrative, something better, something that can transform your life, something that can make your career. तो क्यों ना किया जाए, क्यों वेट करें हम 6 महीने होने का तभी तैयारी शुरू करें, क्यों ना अभी से तैयारी शुरू की जाए. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल टाइम टेबल. बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा बट यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इन योर प्रिपरेशन टू मेक श्योर कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हो और उस सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ के स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर पा रहा है. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फेज़ 1 नॉर्मली एसबीआई का अक्टूबर नवंबर में होता है और फेज़ 2 दिसंबर में होता है. दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड. जनवरी टू अक्टूबर हमारे पास 10 महीने हैं. हम एक एक करके सारे महीनों का चिट्ठा यहाँ पे निकालेंगे. मैंने डिवाइड किया है 3 अलग अलग पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट होगा मंथ 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 और फिर 7, 8, 9, 10, 4 महीनों का एक साथ. अब फर्स्ट 3 महीने ही क्यों मैंने एक बार लिए हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पॉसिबल होता है. इट्स पॉसिबल टू क्रिएट पॉसिबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. और इतना समय काफ़ी है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में एक बार. अगर टाइम कम है, 6 महीने बचे, 5 महीने बचे, तो फिर ये 3 महीने नहीं दे पाओगे, कम देना पड़ेगा. ये आपके पास एक लग्जरी है, स्टूडेंट के पास ये लग्जरी है कि मैं इस टाइम पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी जनरेट करूं. मैं इस टाइम पे और चीज़ों पे फोकस ना करूं. मैं इस टाइम पे शॉर्ट ट्रिक्स पे, प्रैक्टिसिंग पे, वो सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करूं. लेट मी फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. इसको डिवाइड किस तरह से करना है, हर एक हफ्ते को तो मैंने वीक वाइज डिवीजन किया है. वीक में आपको 7 दिन नहीं पढ़ना है, 6 दिन पढ़ना है. एक दिन चिल करना है, एक दिन रिलैक्स करना है. उन 6 दिनों में क्या क्या करना है. 3 दिन आपको एक सेशन लगाना है, मॉर्निंग सेशन, जिसमें आप क्वांट 3 घंटे के लिए पढ़ोगे. अब ये 3 घंटे एक साथ एक स्ट्रेच पे क्वांट पढ़ना ही एक मुश्किल टास्क है. इसी को डेवलप करने में 10-15 दिन लग जाएंगे. इसीलिए 3 महीने का टाइम लिया है. आफ्टरनून सेशन में स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ सकता है. इसमें टाइम कम कर दिया है क्योंकि शुरू शुरू में एक तो उतनी स्पीड नहीं होती, उतना कंसंट्रेशन नहीं बनता, और साथ में सुबह 3 घंटे पढ़ लिए, थक जाओगे. उसके बाद 3 घंटे फिर से बैठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसीलिए शुरू शुरू में उसको 2 घंटे रखा है स्टूडेंट के लिए. इवनिंग सेशन में जब आप थक गए हो तब आप करंट अफेयर्स उठाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लिखना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो इसलिए उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है कंपेयर टू क्वांट और रीजनिंग. 2 घंटे मैक्सिमम करंट अफेयर्स को देना है. ये स्टूडेंट को अभी से देना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि एसबीआई में तो मेंस में करंट अफेयर्स आएगा तो अभी क्यों पढ़ूं, बाद में पढ़ लूंगा. ऐसा नहीं है. अभी से नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट नहीं होगी. ये 3 दिन करना है. अब आप इंग्लिश को तो नहीं इग्नोर कर सकते, बट एट द सेम टाइम रीजनिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को क्वांट लगता है. अगर यहाँ स्टूडेंट को रीजनिंग डिफिकल्ट लगता है तो क्वांट एलिमिनेट करके, रिमूव करके रीजनिंग भी डाल सकता है. 2 दिन के लिए क्वांट को कंटिन्यू करना है मॉर्निंग सेशन में. इंग्लिश को आफ्टरनून सेशन में उठाना है, 2 घंटे देने हैं, वो काफ़ी होता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए. अगर इंग्लिश में वीक हो तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश को 3 घंटे दे सकते हो, या इंग्लिश को 3 दिन भी दे सकते हो, और रीजनिंग को 2 दिन दे सकते हो. करंट अफेयर्स अगेन इवनिंग सेशन में उठाओगे जब थक गए हो, और 2 घंटे इसको दोगे. जो एक दिन बचा हमारा उसमें हम मॉक लिखेंगे. मैं अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा 5-10 मिनट मैं पूरा टाइम टेबल एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के स्टेप्स क्या क्या हैं. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे वीडियो का, क्योंकि प्रैक्टिस करने के अगर हमें स्टेप्स पता लग गए तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है. अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं उनसे मेरी बात होती है, और यही मैं देखता हूँ कि उनको पता नहीं है कि प्रैक्टिस करने के स्टेप्स क्या हैं. वो
शुरू से ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स धड़ल्ले से लगाना शुरू कर देते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। आपको एक पर्टिकुलर तरीका निकालना पड़ेगा और उस तरीके से चलना पड़ेगा, तभी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्वांट मॉक लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले मॉर्निंग में 30 क्वेश्चन लगाए आपने 30 मिनट में, और फिर इसका एनालिसिस किया 4-5 घंटे में। अब एनालिसिस के अंदर क्या क्या होता है, सिंपल चीज है, आप एक क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह नहीं लेते हो, आप हर एक क्वेश्चन को टॉपिक की तरह लेते हो। हर एक क्वेश्चन को टॉपिक की तरह लिया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन आया, अगर मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ, उसके पीछे का टॉपिक था, मतलब वो क्लियर नहीं है अभी भी, उस टॉपिक पे वापस जाके समझने की कोशिश करो कि किस कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया। ये एनालिसिस 4-5 घंटे आपके ले जाएगा। इसमें एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस उठाने हैं, क्योंकि अभी आप सुबह आपने एक चैप्टर पढ़ा, जितना पढ़ा उतना आपने यहाँ पे उठा लिया, उससे ज्यादा या कम उठाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मल्टीपल चैप्टर्स उठा रहे हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ है तो ये मैं मॉक लिखूंगा ही नहीं। जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ, जैसे ही 3 घंटे पूरे हुए, जितना पढ़ा है उतने का एक मॉक बना लिया, 30 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए, 30 मिनट में सॉल्व कर दिए। ठीक है ना। यहाँ पे मैं स्टेप्स में बताऊंगा अभी कि टाइमर की जरूरत है या नहीं है, वो अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। उसके बाद सेम डे पे ही करंट अफेयर्स का एक मॉक लगाना है। ये क्वांट को रिप्लेस कर सकते हो रीजनिंग मॉक से, फिर इंग्लिश मॉक से, हर वीक चेंज होता रहेगा। करंट अफेयर्स का मॉक सेम रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स याद करने में टाइम लगता है और इसमें एनर्जी भी कम लगती है मॉक लगाने में। 30 क्वेश्चन आपने किए, यहाँ पे 20 मिनट लगाए। टाइमर नहीं भी लगाना चाहते हो वो भी मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। उसके बाद एनालिसिस किया, यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन को एक टॉपिक की तरह लिया है। अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब वो टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को फिर से पढ़ लेता हूँ, जिससे कि वो बाद में भूलू ना मैं। ये आपको पहले 3 महीने करना है। स्टूडेंट को 3 महीने में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की। अब बता देता हूं मंथ 4, 5, 6 इन 3 महीनों में क्या क्या करना है और डिफरेंट क्या होने वाला है। 3 दिन आप फिर से क्वांट पढ़ोगे और रीजनिंग पढ़ोगे और करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, अब स्टूडेंट सब कुछ पढ़ चुका है, सारा क्वांट एक बार पढ़ लिया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। फिर से चैप्टर वाइज उठा के शॉर्ट ट्रिक्स समझनी है कि हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में क्या शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती हैं, और उसके बाद उसके 10, 15, 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे कि प्रैक्टिस की आदत शुरू हो जाए। ऊपर हमने डेली प्रैक्टिस नहीं की है, ऊपर हमने वीकली प्रैक्टिस की है, यहाँ पे अब हम डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढे और चैप्टर वाइज और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किए। शाम को सेम करंट अफेयर्स 2 घंटे पढ़ोगे और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्म PQ है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके बाद सॉल्व कर लिए, 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने मिल गए, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, वो लगा लोगे। 2 दिन फिर से क्वांट रखोगे, या फिर क्वांट की जगह रीजनिंग भी लग सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। जो जरूरत हो उसको ज्यादा उठा लो। शॉर्ट ट्रिक ढूंढे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए। यहाँ पे हमने इंग्लिश उठा लिया रीजनिंग की जगह। फिर इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक्स तो होते नहीं है ज्यादा, कुछ बहुत मिनिमल मिलेंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए, 15-20 क्वेश्चन लगा लिए। यहाँ करंट अफेयर्स में भी 2 घंटे पढ़ा, क्योंकि नया आता रहता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए। अब आ जाता है लास्ट एक दिन, जिसमें मॉक लगाने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अगले 2 मिनट में कि किस तरह से मॉक लगाने हैं, उसके स्टेप्स क्या होने वाले हैं। मंथ 7, 8, 9, 10 ये लास्ट हमारा फेज है, जिसमें हम मॉक्स लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज, डे 1, 3, 5, 7 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, डे 1, 3, 5, 7 पे मॉक लगाना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है 2 घंटे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये डे 1, 3, 5, 7 पे मॉक लगाना किस तरह से है, और प्रैक्टिस ओवरऑल हमें किस तरह से करनी है। 4 स्टेप्स मैंने बनाए हैं, इन 4 स्टेप्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये याद रखना है कि ये 4 स्टेप्स इस तरह से नहीं है कि आप स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आ गए तो वापस स्टेप 1 पे नहीं जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आ गए, फिर से स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टेप 1 एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद उठाना ही नहीं है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 में जब हमने मंथ 1, 2, 3 में पढ़ रहे थे, तो हम चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर वीक में एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें हम टाइमर ना लगाएं तो बेटर है। शुरू में हम टाइमर ना लगाएं, तो हम फोकस करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, रेदर देन फोकसिंग ऑन द टाइमर ओनली। इसका मतलब ये नहीं टाइमर को इग्नोर ही कर देना है, इसका मतलब ये है कि सही टाइम आएगा तभी टाइमर लगाना है, अभी टाइमर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हर सेशन के बाद करना है, ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हो कि पूरा चैप्टर हो जाएगा तभी करूंगा, हर सेशन के बाद ये करना जरूरी है। इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस में डिवाइड करके 8-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितनी भी कैपेबिलिटी है वो उठाओ। एक साथ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो कि यार ये मार्क कर लिए 10 क्वेश्चन,
अब ये 10 क्वेश्चंस का मुझे मॉक बन गया, अब मुझे ये सॉल्व करने हैं। जब ये 10 के 10 सॉल्व हो जाएंगे तब मैं देखूंगा आंसर्स कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर उल्टा करोगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर देख रहे हो कि सही है कि गलत है, उसमें ना वो फ्लो खत्म हो जाता है। फ्लो बेटर रहता है कि पहले 1 से 10 सॉल्व किए फिर उनके आंसर्स देखे, फिर से 10 और 20 और सॉल्व किए फिर उनके आंसर्स देखे, उसमें मजा आता है। बस इसमें यह है कि टाइमर नहीं लगाना है। स्टेप 2 पे आओगे, जैसे ही 5 चैप्टर्स पूरे हो जाएं, चाहे मंथ 1 2 3 में हो चाहे 4 5 6 में हो, डजेंट मैटर, जैसे ही 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, उन 5 चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन निकालिए। 25 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब हमने क्या किया, अब हमने अपने ब्रेन को बताया कि एक ही चैप्टर के एक ही कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं, अब 5 अलग अलग चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन मिक्स करके फिर लगाऊंगा। लेट्स सी मेरा ब्रेन किस तरह से अडेप्ट कर पाता है। यहां पर भी टाइमर नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मल्टीपल चैप्टर्स मिक्स कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर आ गए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में जैसे ही पूरा सिलेबस पूरा हुआ, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का या खाली क्वांट का, खाली रीजनिंग का, खाली इंग्लिश का, तुमने टाइमर लगाना शुरू कर दिया। अब टाइमर की भी स्टेजेस हैं। पहले मैंने क्वांट में उठाए 30 क्वेश्चंस, मैंने 30 क्वेश्चन मार्क किए जो भी नहीं किए थे, पूरे सिलेबस में से फोल्ड कर दिए पेपर्स। अब मुझे पता है 30 क्वेश्चन करने, मैंने अपने आप को काफ़ी टाइम दिया, 45 क्वेश्चन दिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है 30 क्वेश्चन पूरे करना। ये भी नहीं कि 30 क्वेश्चन के लिए आपने 2 घंटे दे दी, इतना टाइम दिया कि थोड़ा सा प्रेशर भी रहे ब्रेन पे, बट एट द सेम टाइम मुझे सोचने के लिए समय भी मिल रहा है। उसके बाद 30 क्वेश्चन जैसे ये पूरा हो गया, फिर उठा लिए 30 क्वेश्चन, लेकिन उसको कम टाइम दिया। जैसे ये होने लगे, तुम्हें लगा कि यार अब स्पीड बढ़ानी चाहिए, जरूरी नहीं है एक ही दिन में करना है, एक ही हफ्ते में करना है, ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। फिर 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करोगे। अब अपने ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाला है, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। फिर 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने की कोशिश करोगे। हो सकता है एग्जाम में 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन 35 मिनट लगे मिले या फिर 40 मिनट मिले, इट डजेंट मैटर। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि जितने क्वेश्चंस हैं उससे कम टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्यून करना है। तो यहाँ पे हमने टाइमर इंट्रोड्यूस किया है स्टेप 3 में फर्स्ट टाइम। ये ध्यान में रखना है, टाइमर स्टेप 3 में ही इंट्रोड्यूस करना है। जैसे ही पूरा क्वांट, पूरा रीजनिंग, पूरा इंग्लिश हो जाएगा तब हम टाइमर इंट्रोड्यूस करेंगे। 30 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए, उसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करें। लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स, जिसमें हम पूरा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एक साथ करते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएगा। उसमें हम टाइमर इंट्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि पूरा मॉक देखना है 2 घंटे में होता है नहीं होता है। यहाँ पे हमको एनालिसिस में पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 ऑल्टरनेट डेज जो मैंने डाला है वो इसलिए डाला है। पूरा मॉक लगाया, पूरा दिन लगाया उसके एनालिसिस में। आपको रियलाइज हो जाएगा कि नेक्स्ट डे भी मेरा पूरा एनालिसिस में निकल रहा है। और अगर वो एनालिसिस नहीं करोगे टॉपिक वाइज, हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक है, खाली एक क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन को टॉपिक की तरह लेके एनालिसिस करोगे तो डिफरेंस दिखेगा नेक्स्ट मॉक में। वो डिफरेंस दिखना जरूरी है, वो इंप्रूवमेंट दिखना जरूरी है। चाहे 60 की जगह 61 मार्क्स हैं, इट डजेंट मैटर, इंप्रूवमेंट है भाई। नेक्स्ट में 61 की जगह 65 आने चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। चाहे पेपर इजी हो रहा है, चाहे पेपर डिफिकल्ट हो रहा है, दैट डजंट मैटर, आपका इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। और वो इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट करोगे। एनालिसिस नहीं करोगे, खाली पेपर देके छोड़ दोगे, तुम ऑटोमेटिकली देखोगे फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्क्स, 60, 50, 30, फिर 90 आ गए, ये साइकिल चलेगी या फिर ये वेरिएशन चलती रहेगी। ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा एनालिसिस। आई होप समझ आया होगा कि अगले 10 महीने में SBI PO क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है। मैं ये गारंटी तो नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये पढ़ लोगे, तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एफर्ट अलग होगा। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ दैट इफ़ यू डू दिस डू दिस प्रॉपरली, सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे तुम्हारे सिलेक्शन के। डिपेंड करेगा कि कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से ये काम करते हो, लेकिन सिस्टमैटिकली पढ़ोगे तो एफर्ट कम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा आसान लगेगा हर चीज़ को करना। ठीक है। आई सी यू वेरी सून, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कुछ भी बोलना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुम लोगों से बात करूँ इस बारे में कि पढ़ाई तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ना है जिससे कि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें और ज़्यादा खुशी से पढ़ सकें। ठीक है ना। चलिए, आई सी यू वेरी सुन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।